हमारे चारों ओर की दुनिया है ना एक बड़ी दिलचस्प पहेली। आज हम इसी पहेली के कुछ टुकड़ों को जोड़ेंगे और समझेंगे कि भाई हमारे पर्यावरण में सब कुछ एक साथ काम कैसे करता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कभी ये ख्याल आया है कि ये जो पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, यानी जितनी भी जिंदा चीजें हैं, वो पत्थर, पानी जैसी निर्जीव चीजों के साथ मिलकर आखिर ये पूरी दुनिया चलाती कैसे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आज हम इसी के राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस स्टेज की जिस पर जिंदगी का पूरा ड्रामा होता है। इन्हें हम कहते हैं अजैविक घटक। आसान भाषा में वो चीजें जिनमें जान तो नहीं होती लेकिन जिनके बिना जिंदगी का होना नामुमकिन है। इनको ना पर्यावरण के वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक समझिए, वो नींव जिस पर जीवन की पूरी इमारत टिकी हुई है। जरा सोचिए, धूप के बिना ऊर्जा कहाँ से आएगी? हवा के बिना सांस कैसे लेंगे? और मिट्टी, वो तो पौधों का खाना है। और पानी, पानी तो खैर जीवन का अमृत ही है। मतलब ये चारों मिलकर ही वो स्टेज तैयार करते हैं जिस पर जिंदगी का खेल हो सके। ठीक है, तो हमारा स्टेज तो सेट हो गया। अब बारी है किरदारों से मिलने की, यानी जैविक घटक। ये वो सारे जीवित प्राणी हैं जो हमारे पर्यावरण का हिस्सा हैं। और इस स्टेज पर हर जीव का एक अपना खास रोल है, एक जरूरी काम, कोई भी फालतू नहीं है। तो चलिए एक एक करके इन किरदारों से मिलते हैं और देखते हैं कि ये करते क्या हैं। सबसे पहले आते हैं उत्पादक, जैसे हमारे पेड़ पौधे। इनको हम अपने पर्यावरण का शेफ कह सकते हैं। ये सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके अपना खाना खुद बनाते हैं और यहीं से सारी एनर्जी का खेल शुरू होता है। फिर आते हैं उपभोक्ता। इसमें जानवर और हम इंसान सब शामिल हैं। हम अपनी एनर्जी के लिए दूसरों पर टिके हैं। मतलब हम या तो उत्पादकों को खाते हैं या फिर दूसरे उपभोक्ताओं को। एनर्जी का ट्रांसफर बस ऐसे ही होता है। और आखिर में आती हैं हमारी क्लीन अप क्रू, यानी अपघटक, जैसे बैक्टीरिया और फंगस। जब पेड़ पौधे या जानवर मर जाते हैं तो ये उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर सारे पोषक तत्व वापस मिट्टी में मिला देते हैं। ये प्रकृति का अपना रिसाइकलिंग सिस्टम है जो कहानी को वापस शुरुआत तक ले जाता है ना कमाल? तो हमारे पास स्टेज भी है और किरदार भी। पर जब ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो बनता क्या है? इसी को तो कहते हैं पारितंत्र, या जिसे हम इकोसिस्टम भी कहते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा समुदाय जहां सारे जीवित प्राणी एक दूसरे से और अपने आसपास के निर्जीव वातावरण से, मतलब पानी, मिट्टी, हवा, इन सब से लगातार बातचीत करते रहते हैं। यहाँ सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। पर क्या सारे पारितंत्र एक जैसे ही होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए जरा इनके अलग अलग प्रकारों पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए, मोटे तौर पर ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक, जिन्हें कुदरत ने बनाया है, जैसे कोई जंगल या तालाब। और दूसरे होते हैं कृत्रिम, जिन्हें हम इंसानों ने बनाया है, जैसे कि कोई बगीचा या फिर एक एक्वेरियम। दोनों ही जगहों पर जीवित और निर्जीव चीजों का मेलजोल है। बस फर्क इतना है कि एक अपने आप चलता है और दूसरे को हमारी देखभाल की जरूरत पड़ती है। तो इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? वो ये है कि जीवित और निर्जीव चीजों के बीच ये जो लगातार लेन देन, ये जो तालमेल चलता रहता है, यही हमारे पर्यावरण की जान है। ये एक ऐसा डांस है जो हमारी दुनिया को चलाता है। तो अब जाते जाते एक आखिरी सवाल, जिस शहर में हम रहते हैं वो कैसा पारितंत्र है? क्या वो पूरी तरह से प्राकृतिक है, या पूरी तरह से इंसानों का बनाया हुआ यानी कृत्रिम, या फिर शायद दोनों का एक बड़ा ही मजेदार मेलजोल है? कभी सोचा है कि जंगल में या तालाब में या हमारे आसपास की दुनिया में ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है? मतलब एक जीव से दूसरे जीव तक कैसे पहुंचती है? आज हम इसी कमाल के सफर को समझने वाले हैं जिसे फूड चेन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये ऊर्जा का प्रवाह असल में है क्या। सबसे पहले आइए बात करते हैं प्रकृति के उस पहिए की, उस चक्र की जो लगातार घूमता रहता है। यही वो चक्र है जो हर जिंदा चीज को एक दूसरे से जोड़ता है और इसी से जीवन चलता है। चलिए एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरू करते हैं। प्रकृति में कौन किसको खाता है? ये सवाल सुनने में भले ही सीधा लगे, पर इसका जवाब ही हमारे आज के पूरे विषय की जड़ है। अच्छा, इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। सोचिए, एक हरा भरा मैदान है। वहां है घास जो सूरज से अपनी एनर्जी लेती है।
फिर आता है एक खरगोश और वो उस घास को खा जाता है, तो एनर्जी घास से खरगोश में चली गई, राइट। अब उस खरगोश पर एक सांप की नजर पड़ती है और वो उसे अपना खाना बना लेता है। और कहानी के आखिर में आसमान में उड़ता हुआ एक बाज आता है और उस सांप का शिकार कर लेता है। देखा एनर्जी कैसे एक सीधी लाइन में आगे बढ़ी। तो ये जो हमने अभी देखा, घास से खरगोश, खरगोश से सांप और फिर बाज तक, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। विज्ञान की दुनिया में ऊर्जा के इस रास्ते का एक खास नाम है। आइए जानते हैं वो क्या है। इसी को कहते हैं खाद्य श्रृंखला या फूड चेन। ये बस एक तरतीब है, एक क्रम है जो हमें दिखाता है कि कोई भी जीव अपने खाने के लिए दूसरे जीवों पर कैसे निर्भर है। आप कह सकते हैं कि ये कुदरत का एक अदृश्य धागा है जो सबको एक दूसरे से बांधे रखता है। और इस पूरी श्रृंखला का, इस पूरी चेन का असली मकसद क्या है? सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा का प्रवाह। मतलब जब खरगोश घास खाता है तो वो बस अपना पेट नहीं भर रहा होता, बल्कि वो घास में स्टोर हुई सूरज की एनर्जी को अपने अंदर ले रहा होता है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया ही असल में एनर्जी का एक ट्रांसफर है। अब देखिए, हर फूड चेन में 3 मेन हीरो होते हैं। पहले हैं उत्पादक, प्रोड्यूसर्स, जैसे कि हरे पौधे जो सूरज की रोशनी से खुद अपना खाना बनाते हैं। फिर आते हैं उपभोक्ता, कंज्यूमर्स, जो या तो इन पौधों को खाते हैं या फिर दूसरे जानवरों को। और आखिर में आते हैं सबसे जरूरी किरदार, अपघटक, डीकंपोजर्स, जैसे बैक्टीरिया और फंगस जो मरे हुए जीवों को सड़ाकर पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं ताकि ये चक्र हमेशा हमेशा चलता रहे। लेकिन एक मिनट, क्या एनर्जी का सफर हमेशा हरी भरी घास से शुरू होता है? नहीं, प्रकृति इससे कहीं ज्यादा मजेदार है। असल में एनर्जी के बहने के 2 मेन रास्ते होते हैं। चलिए इन दोनों रास्तों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, यहाँ पर दोनों रास्तों का फर्क बिल्कुल साफ है। एक है चराई श्रृंखला जो हरे पौधों से शुरू होती है। ये वही है जिसका उदाहरण हमने खरगोश और घास के साथ देखा था। और दूसरी है अपघटन श्रृंखला। ये थोड़ी अलग है। ये मरे हुए पत्तों, टहनियों या जानवरों से शुरू होती है, जहाँ छोटे छोटे जीव और बैक्टीरिया उस मरी हुई चीज से एनर्जी लेते हैं। दोनों ही रास्ते हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी हैं। तो अब हम ये तो समझ गए कि ये चेन काम कैसे करती है, पर क्या कभी ये सोचा है कि ये चेन कितनी नाजुक होती है? जरा सोचिए, अगर इस चेन की एक भी कड़ी, सिर्फ एक, टूट जाए तो क्या होगा? तो चलिए फटाफट से दोहराते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। हमने जाना कि फूड चेन असल में किसी इकोसिस्टम में एनर्जी के बहाव का एक नक्शा है। इसके 3 मुख्य किरदार हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर। हमने ये भी देखा कि एनर्जी के 2 रास्ते होते हैं, चराई और अपघटन। पर इन सबसे बढ़कर सबसे जरूरी बात यह है कि इस चेन की हर एक कड़ी, हर एक जीव बहुत ज्यादा कीमती है। और इसी एक जरूरी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। सोचिए, अगर इस पूरी चेन में से एक भी कड़ी गायब हो जाए, मान लीजिए सारे खरगोश गायब हो जाएं या सारे सांप, तो इसका पूरे इकोसिस्टम पर क्या असर पड़ेगा? कभी सोचा है कि जंगल में हर एक जीव, चाहे वो एक छोटा सा कीड़ा हो या फिर एक बड़ा सा शेर, सब एक दूसरे से एक अदृश्य धागे से जुड़े हुए हैं। आज हम इसी धागे को सुलझाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे ऊर्जा का एक सीधा साधा सा लगने वाला सफर असल में प्रकृति के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। ये तस्वीर हम सब ने अपने स्कूल की किताबों में जरूर देखी है। इसे कहते हैं खाद्य श्रृंखला या फूड चेन। ये ऊर्जा के सफर को दिखाने का सबसे आसान तरीका है। जैसे कि घास को हिरण खाता है और फिर उस हिरण को शेर खा जाता है। मतलब एनर्जी एक सीधी लाइन में आगे बढ़ रही है। देखने में तो सब कुछ बड़ा सिंपल लगता है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या कुदरत में, किसी भी इकोसिस्टम में जिंदगी सच में इतनी सीधी साधी होती है? क्या शेर सिर्फ हिरण पर ही निर्भर रहता है? और क्या हिरण को सिर्फ शेर से ही खतरा होता है? शायद नहीं। असलियत इससे कहीं ज्यादा उलझी हुई है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले इसकी सबसे सीधी और आसान कड़ी से ही शुरू करते हैं, यानी खाद्य श्रृंखला से। तो ये खाद्य श्रृंखला आखिर है क्या? इसे एक सीधी सड़क की तरह समझिए। एक ऐसी सड़क जो दिखाती है कि ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव तक कैसे पहुंचती है। बस एक ही रास्ता, जिसमें ना कोई मोड़ है और ना ही कोई दूसरा ऑप्शन। अच्छा, तो अब जब ये सीधी पटरी समझ आ गई है, तो चलिए असल दुनिया की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां रास्ते सीधे नहीं बल्कि आपस में गुथे हुए हैं और एक बहुत बड़ा जटिल जाल बनाते हैं। असलियत में होता यह है कि किसी भी शिकारी के पास खाने के लिए सिर्फ एक नहीं बल्कि कई विकल्प होते हैं। और ठीक वैसे ही
किसी शिकार को भी एक नहीं बल्कि कई अलग अलग शिकारियों से खतरा होता है। और तो और कई जीव तो ऐसे भी हैं जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं, तो वो सीधी लाइन वाली बात यहां बिल्कुल काम नहीं करती। और बस यहीं पर एंट्री होती है खाद्य जाल यानी फूड वेब की। ये असल में क्या है? ये बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाओं का एक आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क है। इसे एक सीधी सड़क नहीं बल्कि सड़कों का एक बड़ा सा चौराहा समझिए, जहां से ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये उलझा हुआ जाल एक सीधी सादी चेन से ज्यादा स्थिर, ज्यादा मजबूत क्यों होता है? यकीन मानिए, इसी सवाल के जवाब में प्रकृति के संतुलन का सबसे बड़ा राज छिपा है। चलिए दोनों में फर्क देखते हैं। एक फूड चेन में हर जीव अपने खाने के लिए किसी एक ही जीव पर पूरी तरह से निर्भर होता है, मतलब ये एक बहुत ही नाजुक सिस्टम है। लेकिन फूड वेब में यह निर्भरता कई जीवों में बढ़ जाती है। ऊर्जा के लिए कई रास्ते खुल जाते हैं और पूरा का पूरा सिस्टम किसी भी झटके को सहने के लिए कई ज्यादा मजबूत हो जाता है। इसको ना एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी वजह से जंगल में हिरणों की आबादी एकदम से कम हो जाती है। अब अगर वहां एक सीधी फूड चेन है तो शेर जो सिर्फ हिरण पर निर्भर थे वो भूखे मरने लगेंगे, पूरा सिस्टम ढह जाएगा। लेकिन अगर वहां एक फूड वेब है तो शेर के पास दूसरे ऑप्शन होंगे, जैसे बकरी या खरगोश। वो उनका शिकार करने लगेंगे और सिस्टम संतुलित बना रहेगा। तो निचोड़ ये है कि एक फूड वेब में ऊर्जा के बहने के लिए एक नहीं बल्कि कई वैकल्पिक रास्ते होते हैं, और यही चीज उसे स्थिरता देती है। बिल्कुल ट्रैफिक की तरह, अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो गाड़ियां दूसरे रास्ते से निकल जाती हैं और सिस्टम चलता रहता है। तो स्थिरता वाली बात तो समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा ढांचा किसी इकोसिस्टम में ऊर्जा के प्रवाह यानी उसके सफर को कैसे प्रभावित करता है। बस ये एक नंबर याद रखना है, 10%। ये सुनने में भले ही एक छोटा सा नंबर लगे, लेकिन यही नंबर पूरे के पूरे इकोसिस्टम का आकार और उसकी बनावट तय करता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब कोई एक जीव किसी दूसरे जीव को खाता है तो उसे उस जीव की कुल ऊर्जा का सिर्फ 10% हिस्सा ही मिल पाता है। अरे बाकी की 90% ऊर्जा तो वो जीव अपने रोजमर्रा की जिंदगी में खर्च कर चुका होता है, जैसे सांस लेने में, चलने फिरने में। और इसी 10% के नियम से बनता है हमारा ऊर्जा का पिरामिड। देखिए, सबसे निचले लेवल पर यानी उत्पादकों जैसे घास के पास सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। फिर जैसे जैसे हम पिरामिड में ऊपर जाते हैं, हर लेवल पर ऊर्जा बहुत तेजी से कम होती जाती है। और यही वजह है कि जंगल में शेरों की संख्या हमेशा हिरणों से कम होती है और हिरणों की संख्या घास से कहीं कम होती है। तो चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और प्रकृति के इस शानदार संतुलन की पूरी तस्वीर को देखते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखने को मिला? पहली बात, फूड वेब असलियत को फूड चेन से कई बेहतर तरीके से दिखाता है। दूसरी बात, यही आपसी जुड़ाव ही सिस्टम में स्थिरता और मजबूती लाता है। और तीसरी, ऊर्जा का ये जो सीमित प्रवाह है वही पूरे इकोसिस्टम के ढांचे को आकार देता है। आखिर में सारी बात बस एक ही विचार पर आकर टिकती है, प्रकृति में हर चीज हर दूसरी चीज से जुड़ी हुई है। अगर एक भी धागा खींचा तो असर पूरे जाल पर महसूस होगा। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। इस इतने जटिल और नाजुक जाल में हम इंसानों की क्या भूमिका है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है। अच्छा, कभी सोचा है कि किसी जंगल में हिरणों का तो पूरा झुंड दिखाई देता है, लेकिन शेर इतने कम क्यों होते हैं? इसका जवाब ना एनर्जी के फ्लो में छिपा है। और आज हम लिंडेमैन के 10% नियम के साथ इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए प्रकृति के इस बड़े ही दिलचस्प नियम को समझते हैं। चलिए एक सीधी साधी फूड चेन की कल्पना करते हैं। सूरज की रोशनी से हरी भरी घास उगती है। एक हिरण उस घास को खाता है और फिर एक ताकतवर बाघ उस हिरण का शिकार करता है। अब सवाल ये है कि जो एनर्जी घास में थी उसका कितना प्रतिशत हिस्सा उस बाघ तक पहुंच पाया? क्या लगता है? तो जवाब है, और ये शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो, सिर्फ 10%। जी हाँ, पूरी एनर्जी का बस 10वां हिस्सा ही आगे बढ़ता है। और ये छोटा सा आंकड़ा ना प्रकृति के एक बहुत ही जरूरी नियम को दिखाता है, जिसे हम लिंडमैन का नियम कहते हैं। तो ये 10% का नियम आखिर है क्या?
इसे ऑफिशियली कहते हैं लिंडेमैन का 10% लॉ। और यकीन मानिए, ये इकोलॉजी की मतलब पारिस्थितिकी की एक बहुत ही फंडामेंटल चीज है, जो हमें नेचर में एनर्जी के बैलेंस को समझने में मदद करती है। मतलब एकदम आसान भाषा में समझें तो ये नियम कहता है कि जब कोई एक जीव किसी दूसरे जीव को खाता है तो उसे उस जीव की टोटल एनर्जी का सिर्फ 10% ही मिलता है। फूड चेन के हर स्टेप पर, जिसे हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा लॉस हो जाता है। याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यही है, सिर्फ 10% एनर्जी ही अगले लेवल तक पहुंचती है। अब इस 10% के खेल को ठीक से समझने के लिए एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, ट्रॉफिक स्तर। ये कुछ नहीं, बस फूड चेन के अलग अलग पड़ाव हैं जो हमें बताते हैं कि कौन किसे खाता है। आइए इन लेवल्स पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, सबसे नीचे एकदम बेस पर होते हैं प्रोड्यूसर्स, यानी हरे पौधे, जो सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद बनाते हैं। इनको खाने वाले होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, जैसे कि हिरण या खरगोश। फिर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जैसे लोमड़ी या सांप, जो इन शाकाहारियों को खाते हैं। और पिरामिड के सबसे ऊपर होते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स, जैसे बाज या शेर, जो दूसरे मांसाहारियों का शिकार करते हैं। चलिए अब इस 10% नियम को एक असली उदाहरण के साथ देखते हैं। इससे ना सारी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी कि एनर्जी का खेल असल में चलता कैसे है। तो मान लीजिए कि एक मैदान की घास में कुल 1000 यूनिट एनर्जी है, ठीक है? अब एक हिरन आता है और वो घास खाता है, तो हमारे 10% नियम के हिसाब से उसे कितनी एनर्जी मिलेगी? 1000 का 10%, यानी सिर्फ 100 यूनिट। अब कहानी में आता है एक बाघ, वो इस हिरन का शिकार करता है, तो बाघ को कितनी एनर्जी मिली? हिरन की 100 यूनिट का भी सिर्फ 10%, यानी बस सिर्फ 10 यूनिट। देखा, 1000 से शुरू हुई एनर्जी बाघ तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 10 रह गई। तो सवाल उठता है कि भाई बाकी की 90% एनर्जी गई कहाँ? क्या वो वेस्ट हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जीव उस एनर्जी को अपने जिंदा रहने के लिए इस्तेमाल करता है, जैसे सांस लेना, चलना फिरना, दौड़ना, अपने शरीर को गर्म रखना। ये सारी एनर्जी बेसिकली गर्मी यानी हीट के रूप में वापस माहौल में चली जाती है। अच्छा, तो अब कोई ये सोच सकता है कि ठीक है, हर स्टेप पर 90% एनर्जी लॉस हो रही है, तो क्या इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क पड़ता है, और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इस एक अकेले नियम का असर हमारे पूरे प्लैनेट के इकोसिस्टम पर पड़ता है। चलिए देखते हैं कि ये इतना जरूरी क्यों है। यही वो नियम है जो हमें बताता है कि क्यों किसी भी जंगल में पेड़ पौधे, घास फूस सबसे ज्यादा होते हैं और शेर या बाघ जैसे टॉप शिकारी इतने कम। ये एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बना देता है, और इसी वजह से फूड चेन्स ज्यादा लंबी नहीं हो सकती। सोचिए ना, 4-5 लेवल के बाद तो ऊपर वाले के लिए एनर्जी ही नहीं बचेगी। और हाँ, जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत बहुत जरूरी है, इसे अच्छे से समझ लीजिए। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, हर लेवल पर जो 90% एनर्जी गर्मी बनकर वापस माहौल में चली जाती है, क्या वो सच में बर्बाद हो जाती है, या फिर इस खोई हुई एनर्जी का भी हमारे प्लैनेट के बड़े से सिस्टम में कोई अहम रोल है? इस पर सोचिएगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया। कभी सोचा है कि हम जो रोज करते हैं, हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, उसका हमारे आसपास की दुनिया पर, हमारे पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। देखेंगे कि कैसे हमारी छोटी छोटी हरकतें मिलकर एक बहुत बड़ा असर डाल रही हैं और हमारी दुनिया को लगातार एक नया रूप दे रही हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन सी इंसानी गतिविधियां हैं जो हमारे ग्रह को इतना ज्यादा बदल रही हैं? इसका जवाब आप समझिए एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है, जहां एक चीज गिरती है तो अपने साथ कई और चीजों को भी गिरा देती है। चलिए इस पूरी चेन की पहली कड़ी को देखते हैं। तो इस पूरी कहानी की जड़ या कहें कि शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी घटना से, जिसे हम कहते हैं औद्योगिकरण। ये वो मोड़ था जहां से इंसानों और प्रकृति के बीच का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। तो जब हम कहते हैं औद्योगिकरण, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वो दौर था जब बड़े बड़े उद्योग लगे, फैक्ट्रियां बनी और बड़े पैमाने पर चीजों का उत्पादन शुरू हुआ। इसने सिर्फ हमारे जीने का तरीका ही नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते को भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और बस यही से उस डोमिनो इफेक्ट की तरह एक के बाद एक चीजें होने लगीं।
सबसे पहले तो इसके दो बहुत ही सीधे और जबरदस्त नतीजे देखने को मिले, जिन्होंने हमारे पर्यावरण पर असर डालना शुरू कर दिया। तो पहला डोमिनो जो गिरा वो था प्रदूषण। मतलब जैसे जैसे फैक्ट्रियों की चिमनियां आसमान छूने लगीं, वैसे वैसे हमारी हवा, पानी और जमीन में जहर घुलता चला गया। और ये प्रदूषण आप देखिए हर जगह फैल गया। फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलता धुआं हमारी हवा में, इंडस्ट्रियल वेस्ट हमारी नदियों में और प्लास्टिक के पहाड़ हमारी जमीन पर। ये सब प्रदूषण के ही तो अलग अलग रूप हैं जो हमें रोज दिखते हैं। लेकिन बात सिर्फ प्रदूषण पर ही नहीं रुकी। अब देखिए, औद्योगिकरण का एक और सीधा असर हुआ, हमारे संसाधनों का बेहिसाब इस्तेमाल। इन नई नई मशीनों और इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा और कच्चे माल की जरूरत थी। और इस भूख को मिटाने के लिए हमने कुदरत को जैसे निचोड़ना ही शुरू कर दिया। जंगल के जंगल साफ हो गए, जमीन का सीना चीरकर कोयला और तेल निकाला गया और पानी को तो जैसे मुफ्त का माल समझकर बहाया गया। हमारे जो कुदरती खजाने थे उन पर इतना दबाव पड़ा कि सारी हदें पार हो गईं। अब यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये जो प्रदूषण है और संसाधनों का बेतहाशा इस्तेमाल है, ये दो अलग अलग परेशानियां नहीं हैं। नहीं, असल में ये दोनों जब मिलती हैं तो एक और भी बड़ी और उलझी हुई मुश्किल खड़ी कर देती हैं। तो जब ये दोनों चीजें, यानी बढ़ता प्रदूषण और घटते संसाधन, एक साथ मिल जाते हैं तो इसका सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक असर पड़ता है हमारे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम पर। ये इस डोमिनो चेन की समझिए आखिरी कड़ी है। तो ये होता कैसे है, जरा सोचिए। एक तरफ प्रदूषण बढ़ रहा है, दूसरी तरफ प्राकृतिक संसाधन घट रहे हैं। इसका सीधा नतीजा क्या होगा? जानवरों और पेड़ पौधों के जो घर हैं वो उजड़ने लगते हैं, और जब किसी का घर ही नहीं बचेगा तो वो जिंदा कैसे रहेगा? बस इसी को हम कहते हैं जैव विविधता का खत्म होना। मतलब धरती पर जो जीवन की रंग बिरंगी चादर है वो धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है। और इन सबका मिलाजुला नतीजा ये होता है कि प्रकृति का वो जो एक नाजुक सा बैलेंस है जो इस धरती पर जीवन को मुमकिन बनाता है, वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है। क्योंकि देखिए, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और जब एक कड़ी टूटती है तो पूरा का पूरा सिस्टम हिल जाता है। तो अब तक हमने जो भी बात की उसका निचोड़ बस इतना सा है। औद्योगिकरण आया जिससे प्रदूषण और संसाधनों की लूट बढ़ी, और इन दोनों ने मिलकर हमारे इकोसिस्टम की जड़ों को हिलाकर रख दिया। ये एक सीधी लेकिन बहुत ही खतरनाक चेन रिएक्शन है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत ही बड़े और गंभीर सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। ये जो चक्र चल पड़ा है, ये रुकेगा कहाँ? क्या ये ऐसे ही चलता जाएगा, या फिर हम इस चेन को तोड़ने का कोई रास्ता निकाल पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की बहुत जरूरत है। चलिए आज बात करते हैं प्रकृति के कुछ ऐसे गुमनाम नायकों की जो चुपचाप हमारी दुनिया को चलाते रहते हैं। ये हैं अपघटक, हमारे ग्रह के अदृश्य रिसाइक्लर्स और सबसे जरूरी कार्यकर्ता। इनके बिना जैसा हम जीवन को जानते हैं वो शायद होता ही नहीं। तो चलिए सीधे सवाल पर आते हैं। कभी सोचा है कि प्रकृति में कोई भी चीज असल में बेकार क्यों नहीं जाती? जंगल में गिरी हुई पत्तियां या कोई मरा हुआ जानवर, वो हमेशा के लिए वहीं क्यों नहीं पड़ा रहता? इसका जवाब ना एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया में छिपा है जो हर पल हमारे चारों ओर चलती रहती है। उस सवाल का जवाब जीवों के एक बहुत ही खास ग्रुप के पास है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये अपघटक हैं कौन। अगर बिल्कुल सीधे सीधे कहें तो अपघटक एक ऐसा जीव है जो मरे हुए ऑर्गेनिक पदार्थों को तोड़ता है। सोचिए, जंगल में कोई पेड़ गिर गया, समय के साथ बैक्टीरिया और फंगस जैसे अपघटक उस लकड़ी को पोषक तत्वों से भरी मिट्टी में बदल देते हैं। इन्हें प्रकृति का मास्टर रिसाइकलर कहना मतलब बिल्कुल सही है। ये कचरे को सिर्फ खत्म नहीं करते बल्कि उसे बदलते हैं, उसे नई जिंदगी के लिए कच्चे माल में बदल देते हैं। ये एक अविश्वसनीय रूप से जरूरी काम है जो हमारे पूरे इकोसिस्टम को संतुलन में रखता है। अब चलिए जरा और गहराई से समझते हैं इनके पहले और सबसे जरूरी काम को, जीवन का विघटन। आखिर ये होता कैसे है? ये रिसाइकलिंग प्रक्रिया का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ये पूरी प्रक्रिया बड़ी दिलचस्प है। देखिए, शुरुआत होती है एक मरे हुए जीव से, फिर आते हैं हमारे अपघटक और अपना काम शुरू करते हैं, जिसे हम कहते हैं अपघटन या डिकम्पोजिशन। वे इस मरे हुए पदार्थ को तोड़ते हैं और उससे जरूरी पोषक तत्वों को वापस माहौल में छोड़ देते हैं। असल में ये प्रकृति की क्लीनिंग क्रू हैं जो पक्का करती हैं कि कुछ भी बेकार ना जाए। अच्छा,
तो एक बार जब ये डिकॉम्पोजिशन हो गया तो उन पोषक तत्वों का क्या होता है? यहीं पर अपघटकों की दूसरी बहुत ही अहम भूमिका सामने आती है, पोषक तत्वों का चक्र। ये अपघटक एक तरह से जीवन के लिए जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स का ताला खोलते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे जरूरी तत्व जो मरे हुए जीव में फंसे होते हैं, उन्हें निकालकर ये वापस मिट्टी और पानी में डाल देते हैं ताकि नए पौधे उन्हें इस्तेमाल कर सकें। ये चार्ट देखिए कितने अच्छे से दिखाता है कि ये पूरा चक्र कैसे चलता है। मृत कार्बनिक पदार्थ टूटता है, उससे पोषक तत्व निकलते हैं और फिर वही पोषक तत्व सीधे सीधे नए जिंदगी को पनपने में मदद करते हैं। मतलब एक का अंत दूसरे की शुरुआत बन जाता है। अब हम इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं, जो हमें अपघटकों की असली ताकत के बारे में बताएगा। और इसका लेना देना है फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला से, पर शायद उस तरह से नहीं जैसा आमतौर पर सोचा जाता है। बस एक पल के लिए सोच कर देखिए, क्या हो अगर ये अपघटक, ये छोटे छोटे कार्यकर्ता अचानक से गायब हो जाएं? क्या होगा फिर? जवाब बहुत सीधा है, इनके बिना हमारी खाद्य श्रृंखला अधूरी है, वो टूट जाएगी। ये सुनने में छोटा सा वाक्य लगता है, पर इसके मायने बहुत बड़े हैं। और ये होगा कैसे? सबसे पहले तो हर तरफ मरे हुए जीवों का ढेर लग जाएगा। फिर जिंदगी के लिए जो जरूरी पोषक तत्व हैं, वो उन्हीं मरे हुए जीवों में बंद होकर रह जाएंगे। अगर पोषक तत्व नहीं होंगे तो पौधे कैसे उगेंगे? और अगर पौधे नहीं होंगे तो उन्हें खाने वाले शाकाहारी जानवर क्या खाएंगे? और फिर मांसाहारी जानवरों का क्या होगा? मतलब पूरा का पूरा सिस्टम ही ढह जाएगा। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही दमदार सोच पर लाकर छोड़ता है। मिट्टी सिर्फ गंदगी नहीं है, बल्कि जीवन का खजाना है। और इस खजाने के असली रखवाले कौन हैं? यही अपघटक। तो अगली बार जब कोई बाहर टहलने निकले तो बस ये याद रखने लायक है कि पैरों के नीचे ही जिंदगी का एक पूरा चक्र चल रहा है, जिसे यही अदृश्य रिसाइक्लर्स चला रहे हैं। कभी सोचा है कि एक बहुत बड़ा अदृश्य कवच हमारे ग्रह को, मतलब पृथ्वी को, अंतरिक्ष की मुश्किलों से बचाता है? नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे वायुमंडल की एक सच्चाई है। तो आज हम इसी अदृश्य रक्षक यानी ओजोन परत की कहानी में उतरने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है, आखिर ये अदृश्य कवच है क्या, जो बिना किसी शोर के हर पल धरती पर जीवन को बचाए हुए हैं? चलिए मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए इस कवच की परतों को एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहले तो यही समझना होगा कि ये सुरक्षा कवच, जिसे हम ओजोन परत कहते हैं, आखिर है क्या, और भाई ये इतनी जरूरी क्यों है? तो ये जो कवच है ना, यही है ओजोन परत। अब ये है क्या? ये असल में ओजोन गैस की एक बहुत पतली सी परत है। हाँ, वही O3। और ये मिलती कहाँ है? ये हमारे वायुमंडल के एक खास हिस्से में है, जिसे स्ट्रैटोस्फीयर कहते हैं, जो धरती से करीब 15 से 35 किलोमीटर ऊपर है। इसे आप एक तरह का कुदरती गैस का कंबल समझ सकते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये परत हमारे लिए करती क्या है? और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट यानी यूवी किरणों का, आप यकीन नहीं करेंगे, करीब 98% हिस्सा सोख लेती है। ये वही किरणें हैं जिनसे स्किन कैंसर, मोतियाबिंद जैसी बीमारियां होती हैं, और जो पेड़ पौधों और समुद्री जीवन के लिए भी बहुत नुकसानदेह हैं। और इतना ही नहीं, ये सिर्फ हमारी जान ही नहीं बचाती, बल्कि धरती के तापमान को कंट्रोल करके हमारे क्लाइमेट को भी स्थिर रखती है। सीधी सी बात है, इसके बिना यहां जीवन शायद मुमकिन ही नहीं होता। तो सदियों तक इस कवच ने हमें खामोशी से बचाया, पर कहानी में एक मोड़ तब आया जब वैज्ञानिकों को पता चला कि हमारा ये सुरक्षा कवच कमजोर पड़ रहा है, ये खतरे में था। और इस खतरे की वजह थी एक छेद। हाँ, एक ऐसा छेद जो हमारे ग्रह के वजूद पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा था। तो ये छेद आखिर है क्या? चलिए अब इस कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं और पता लगाते हैं कि हमारे इस सुरक्षा कवच में ये खतरनाक दरार पड़ी तो पड़ी कैसे। अगर साइंटिस्ट की भाषा में कहें तो इस प्रॉब्लम को ओजोन डिप्लीशन कहते हैं। मतलब सीधा सा है, हमारे ऊपरी वायुमंडल में जो ओजोन की परत है वो धीरे धीरे पतली होती जा रही थी। और ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये दशकों से हम जो करते आ रहे थे उसी का नतीजा था। और जब ये परत बहुत ही ज्यादा पतली हो जाती है तो उसे ही ओजोन होल या ओजोन छिद्र कहा जाता है। अब ये कोई आसमान में सचमुच का छेद नहीं है, बल्कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत का इतना पतला हो जाना है कि वो लगभग गायब सी हो जाती है।
और ये हर साल होता है जब सदर्न हेमिस्फीयर में वसंत का मौसम शुरू होता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि ये हुआ कैसे? इस तबाही के पीछे असली विलन कौन था? क्या ये कोई नेचुरल घटना थी या फिर इसके लिए कोई और ही जिम्मेदार था? जवाब छिपा था कुछ इंसानों के बनाए केमिकल्स में। असली विलन थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस, जिन्हें हम शॉर्ट में CFCs कहते हैं। अरे हाँ, ये वही गैसें थीं जो उस जमाने में फ्रिज, AC और स्प्रे कैन्स में खूब इस्तेमाल होती थीं। तो ये CFCs आखिर ये तबाही मचाते कैसे थे? देखिए, होता ये था कि जब ये गैसें हवा में छोड़ी जाती थीं तो ये धीरे धीरे ऊपर उठकर स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच जाती थीं। अब वहां सूरज की तेज UV किरणें इन CFCs को तोड़ देती थीं और इस टूटन से रिलीज होते थे क्लोरीन के एटम्स। और पता है, क्लोरीन का सिर्फ एक एटम हजारों लाखों ओजोन मॉलिक्यूल्स को तबाह कर सकता है। ये एक तरह की चेन रिएक्शन थी जो हमारे सुरक्षा कवच को अंदर ही अंदर से खाए जा रही थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ तबाही की नहीं है, ये उम्मीद की, एकता की और एक्शन लेने की भी कहानी है। जब वैज्ञानिकों ने दुनिया को इस खतरे के बारे में बताया तो पता है क्या हुआ? पूरी दुनिया ने उनकी बात सुनी और ऐसा एक्शन लिया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। सब एक साथ आ गए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्लोबल एक्शन कैसे मुमकिन हुआ। इस ऐतिहासिक कोशिश को याद करने के लिए हर साल एक खास दिन मनाया जाता है। हम सब इसे वर्ल्ड ओजोन डे के नाम से जानते हैं और वो तारीख है 16 सितंबर। ये सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं है, ये इस बात का सबूत है, एक सिंबल है कि जब सारी दुनिया एक मकसद के लिए एक साथ आ जाए तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। तो ये दिन हमें याद दिलाता है, ये हमें ओजोन परत की अहमियत की याद दिलाता है और इस ऐतिहासिक लड़ाई की भी जो इसे बचाने के लिए लड़ी गई थी। ये दिन है जागरूकता फैलाने का और ये पक्का करने का कि हम अपनी पुरानी गलतियों को फिर से न दोहराएं। ये जो लाइन है ना, ये पूरी कहानी का सार है। ओजोन परत का संरक्षण इस बात का सबूत है कि ग्लोबल कोऑपरेशन से क्या हासिल किया जा सकता है। ओजोन की कहानी ने यह साबित कर दिया कि जब साइंस हमें चेतावनी देता है और दुनिया के देश उस पर ध्यान देते हैं तो हम बड़े से बड़े पर्यावरण के संकट को भी सुलझा सकते हैं। और नतीजा, आज हमारी ओजोन परत धीरे धीरे ठीक हो रही है, हील हो रही है। ये इंसानी एकता की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। तो जैसे जैसे हमारा ये अदृश्य कवच धीरे धीरे ठीक हो रहा है, एक सवाल अब भी बाकी है। हमने एक बार तो इस खतरे का मिलकर सामना कर लिया, पर क्या हमने इससे कोई सबक सीखा है? आने वाले कल में हम इसकी और अपने इस खूबसूरत ग्रह की रक्षा कैसे करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। चलिए, आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो हम सबकी जिंदगी से हर रोज जुड़ा हुआ है, कचरा। हम इसे रोज पैदा करते हैं, पर क्या कभी रुककर ये सोचा है कि आखिर इसका होता क्या है? सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना, लेकिन इसका जवाब हमारे एनवायरनमेंट और हमारे भविष्य के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, कचरे की इस बढ़ती हुई प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक पूरा सिस्टमैटिक तरीका है। इसी को हम वेस्ट मैनेजमेंट या अपशिष्ट प्रबंधन कहते हैं और ये कुछ सोचे समझे आसान से स्टेप्स का ही नाम है। तो वेस्ट मैनेजमेंट का सीधा सा मतलब है कि कचरा बनने से लेकर उसके खत्म होने तक की पूरी प्रोसेस को मैनेज करना। इसमें कचरा जमा करना, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसकी प्रोसेसिंग करना और फिर आखिर में उसे ठिकाने लगाना, ये सब कुछ शामिल है। अच्छा, इस मैनेजमेंट का सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप क्या है? वो है अपने कचरे को समझना। मतलब पहले ये तो जाने कि हम असल में फेंक क्या रहे हैं। तो देखिए, मोटा मोटा समझें तो कचरा दो टाइप का होता है। एक होता है बायोडिग्रेडेबल, जैसे सब्जियों और फलों के छिलके जो कुछ ही टाइम में नेचुरली रूप से मिट्टी में मिल जाते हैं, और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे प्लास्टिक, जिसे गलने में पता है 450 साल से भी ज्यादा लग सकते हैं। तो इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने अपने कचरे को पहचान तो लिया। अब आगे क्या? तो यहीं पर आता है एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल सिद्धांत, 3R का सिद्धांत। हाँ, तो ये है वो 3 Rs, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ये तीनों मिलकर आप कह सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट की रीढ़ की हड्डी है और ये एक सीक्वेंस में काम करते हैं। हर एक स्टेप की अपनी एक खास अहमियत है। तो सबसे पहले और सच कहूं तो सबसे असरदार R पर आते हैं, रिड्यूस, यानी कचरा कम से कम पैदा करना। सबसे अच्छा तरीका तो यही है ना कि प्रॉब्लम को शुरू ही ना होने दिया जाए। अगर हम कम चीजें खरीदेंगे, सोच समझकर खरीदेंगे, तो कचरा अपने आप ही कम हो जाएगा।
इसके बाद आता है हमारा दूसरा आर, रीयूज। इसका मतलब तो नाम से ही साफ है, पुनः उपयोग। मतलब किसी भी चीज को फेंकने से पहले एक बार सोचना, क्या मैं इसे किसी और काम में ला सकता हूँ? जैसे कांच के पुराने जार को किचन में मसाले रखने के लिए इस्तेमाल कर लेना। और फिर हमारा आखिरी आर है रिसाइकिल, यानी पुनर्चक्रण। देखिए, जब कोई चीज ना तो कम की जा सकती है और ना ही दोबारा यूज हो सकती है, तब बारी आती है रिसाइकलिंग की। इसमें पुराने सामान से रॉ मटेरियल निकालकर उससे बिल्कुल नई चीजें बनाई जाती हैं। जैसे पुरानी प्लास्टिक की बोतलों से टी-शर्ट्स तक बन जाती हैं। तो अब तक हमने कचरे के टाइप्स भी समझ लिए और 3R का प्रिंसिपल भी देख लिया। पर अब सवाल ये उठता है कि इस सारी जानकारी का हम करें क्या? असल में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो टेक अवे क्या है? देखिए, सबसे पहले तो अपने कचरे को पहचान कर अलग करना शुरू करें। अपनी खपत कम करें, चीजों को एक नई जिंदगी दें और आखिर में जो बच जाए उसे रिसाइकिल करें। ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो बस मैं आज की बात यहीं खत्म करूंगा एक सवाल के साथ कि इन तीनों आर में से वो कौन सा एक आर है जिसे आज अभी से अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जा सकता है? कभी सोचा है ये जंगल, नदियां, जानवर, ये सब एक साथ इतनी खूबसूरती से, इतने तालमेल में कैसे काम करते हैं? आज हम इसी रहस्य को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे, जिसे हम कहते हैं प्रकृति का संतुलन। और देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, ये हमारे ग्रह के, हमारे जीवन का आधार है। लेकिन सवाल ये है कि प्रकृति का ये संतुलन आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है? ये सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो इस धरती पर जीवन को मुमकिन बनाता है। चलिए इसे जरा और करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम कहते हैं पर्यावरण का संतुलन, तो इसका असल में मतलब क्या होता है। ये कुदरत की वो आइडियल सिचुएशन है जहां सब कुछ एकदम सही तालमेल में चलता है। अच्छा, इसको ना ऐसे समझिए कि पर्यावरण का संतुलन एक ऐसी हालत है जहां किसी इकोसिस्टम के सारे हिस्से, मतलब चाहे वो जीव जंतु हों या उनका आसपास का माहौल, एकदम स्टेबल रिश्ते में बंधे होते हैं। एक मकड़ी के जाल की कल्पना कीजिए, कितना पेचीदा होता है ना, उसका हर एक धागा जरूरी है। एक धागा भी टूटा तो पूरा का पूरा जाल कमजोर पड़ जाता है। बिल्कुल ठीक वैसे ही हर जीव, हर पौधा, नदी, पहाड़, ये सब मिलकर कुदरत का एक संगीत बनाते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत सीरियस मोड़ आता है। कुदरत का ये खूबसूरत और नाजुक जाल, ये संतुलन अब सच में खतरे में है। सदियों से बना ये तालमेल अब बिखरने की कगार पर पहुंच गया है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये संतुलन बिगड़ क्यों रहा है? वो कौन सी वजह है जो इस खूबसूरत तालमेल को तोड़ रही है? तो इसके पीछे कई बड़ी वजह हैं, जैसे तेजी से जो जंगल कट रहे हैं, हमारी हवा और पानी में जो जहर घुल रहा है, मौसम का बदलना और जिस तरह से शहर बेतरतीब फैलते जा रहे हैं। इनमें से हर एक वजह, आप समझिए, उस मकड़ी के जाल के एक एक धागे को काटने जैसा है। और जाहिर है इससे पूरा का पूरा ढांचा कमजोर हो रहा है। और जब ये संतुलन बिगड़ता है ना, तो सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है जैव विविधता के लिए। पर ये जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी आखिर है क्या? और ये हम सबके जीवन के लिए इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है? देखिए, सीधे और आसान शब्दों में कहें तो जैव विविधता का मतलब है हमारी धरती पर जीवन के अनगिनत रूप। एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक विशाल वेल तक, घने जंगलों से लेकर गहरे महासागरों तक, सब कुछ इसी में शामिल है। जरा सोचिए, अगर मधुमक्खियां अचानक गायब हो जाएं तो क्या होगा? हमारे खाने की 70% से ज्यादा फसलें पॉलिनेशन पर ही तो निर्भर है। एक छोटी सी प्रजाति का जाना भी पूरे सिस्टम को हिला सकता है। यही हमारे जीवन के जाल की असली ताकत है। जैव विविधता क्यों जरूरी है? ये 3 मुख्य बातों पर टिका है। पहली चीज है इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, मतलब जितनी ज्यादा वैरायटी होगी, हमारा पर्यावरण उतना ही मजबूत बनेगा और किसी भी बदलाव का सामना कर पाएगा। दूसरी है आर्थिक फायदे। हमें साफ हवा, पानी, खाना, दवाइयाँ, ये सब प्रकृति से ही तो मिलता है। और तीसरी हमारी नैतिक जिम्मेदारी। इस ग्रह पर हर जीव को जीने का हक है और उनकी रक्षा करना हमारा फर्ज बनता है। तो हाँ, हालात चिंताजनक तो हैं, पर ऐसा नहीं है कि उम्मीद खत्म हो गई है। तो अब सवाल ये है कि हम इस बिगड़ते संतुलन को बचाने के लिए कर क्या सकते हैं? चलिए अब जरा समाधानों पर भी नजर डालते हैं। हमारे सामने एक साफ रास्ता है। पहला कदम है कि हम विकास के ऐसे तरीके अपनाएं जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं। दूसरा, जीव जंतुओं के जो प्राकृतिक घर हैं, उन्हें बचाना होगा। तीसरा,
पर्यावरण की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाने होंगे और उन्हें लागू भी करना होगा। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है जागरूकता फैलाना, ताकि हर कोई इस कोशिश का हिस्सा बन सके। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता हमें एक संतुलित दुनिया की ओर ले जाता है, जहां हरे भरे जंगल हैं, साफ पानी है और मौसम स्थिर है। और दूसरा रास्ता वो असंतुलन की तरफ जाता है, जहां उजड़े हुए इकोसिस्टम, संसाधनों की कमी और बाढ़ सूखे जैसी भयानक आपदाएं आम बात हो जाएंगी। चुनना हमें है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि इस संतुलन को बनाए रखना किसी एक की नहीं, बल्कि हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी है। ये याद रखना होगा कि हमारा हर छोटा सा कदम भी एक बड़ा बदलाव लाने की ताकत रखता है। तो आखिर में एक सवाल हम सबके सामने है। प्रकृति के इस नाजुक संतुलन को बचाने के लिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर दुनिया देने के लिए हमारा अगला कदम क्या होगा?